हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है हमारा डे 41 ऑफ आवर 90 डे चैलेंज फॉर क्लियरिंग सीएफए लेवल 3। हम थे अपने पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन सब्जेक्ट पे, जिसमें से हम अपने तीन जो चैप्टर्स है, जो तीन रीडिंग्स हैं, हम वो फिनिश कर चुके हैं। अब हम आज जो शुरू करेंगे वो एक न्यू रीडिंग के साथ शुरुआत करेंगे, जिसका नाम है एन ओवरव्यू ऑफ प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट। वेल्थ मैनेजमेंट एज अ प्रॉपर स्पेशलाइज्ड पाथवे है। ठीक है, तीन पाथवे है, स्पेशलाइज्ड पाथवे, जिसमें से मैं करने जा रही हूँ उसका नाम है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पाथवे। जो दूसरे दो हैं उनमें से एक जो है वो है हमारा प्राइवेट वेल्थ, जिसका एक छोटा सा पोर्शन हम अपनी आज की इस पूरी रीडिंग में, आज नहीं खत्म होगी, मतलब जो भी 4-5 दिन लगेंगे इस रीडिंग में, उसमें हम पूरा ये अपना प्राइवेट वेल्थ का ही एक छोटा सा उसका जिस्ट देखेंगे। उसका थोड़ा सा मतलब उसको फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस, पोर्टफोलियो जो कंस्ट्रक्शन पूरा हमारा सब्जेक्ट है, उसको थोड़ा सा कंप्लीटनेस प्रोवाइड करने के लिए हम प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट को, ये जो पूरा स्पेशलाइज्ड पाथवे, उसको हम जरा सा टच करेंगे और इसमें थोड़े थोड़े जो इंट्रोडक्शंस वगैरह है वो देखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे कि मैंने अभी बताया कि हमारा एक नया रीडिंग है, रीडिंग नंबर 4, जिसका नाम है ओवरव्यू ऑफ प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट। प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट क्या होती है, ठीक है, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, हम क्यों इसको पढ़ रहे हैं, हम ये सारी चीजें हम देखेंगे इस पूरे रीडिंग में अपने। हमारी जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है इस पूरे चैप्टर की। इंट्रोडक्शन में क्या है, इंट्रोडक्शन में इन्होंने जस्ट ये बताया कि प्राइवेट वेल्थ होता क्या है, ठीक है, एचएनआईज क्या होते हैं, अल्ट्रा एचएनआईज क्या होते हैं, और वेरी अल्ट्रा रिच जो पीपल है वो कौन होते हैं, और हम उनको कैसे क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, प्राइवेट वेल्थ होता क्या है, सबसे पहले तो प्राइवेट वेल्थ इज नथिंग बट, जो हमारी वेल्थ मैनेजमेंट, वेल्थ और इनकम में डिफरेंस है। ठीक है, जो वेल्थ होती है वो होती है एक हमारा पूरा प्रॉपर, इनकम क्या है, इनकम इज कंटिन्यूअसली जो कमिंग है। ठीक है, वेल्थ क्या है, एक हमारी जो पूरी प्रॉपर हमारी नेटवर्थ को भी हम वेल्थ बोलते हैं। ठीक है, वेल्थ क्या है, ठीक है, एक पूरा जो हमारे टोटल एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, इसको हम बोलते हैं वेल्थ। ठीक है, अब हम इसको दो तरीके से हम इसको देख भी सकते हैं, जैसे कि मान लो हम इसको लिक्विड एसेट्स भी देख सकते हैं कि लिक्विड एसेट्स माइनस लिक्विड लाइबिलिटीज को हम माइनस कर देंगे तो हम एकदम पूरे लिक्विड नेटवर्थ बनाएंगे। ठीक है, अदरवाइज हम इसको डिफरेंट उसमें भी देख सकते हैं, डिफरेंट कंटेक्स्ट में भी देख सकते हैं। जब भी जैसे जो बहुत बड़े बड़े अल्ट्रा रिच पीपल होते हैं वो क्या करते हैं, वो हायर करते हैं प्राइवेट वेल्थ मैनेजर्स को। उनके एक सिंपल एक या दो, मतलब जो मैं अगर प्राइवेट वेल्थ मैनेजर हूं तो मेरे पास ज्यादा बड़े बड़े जो क्लाइंट है वो सिर्फ एक या दो होंगे, स्पेशलाइज्ड एकदम टेलर्ड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और ये पूरी एक कंप्लीट सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इनके जो साथ होंगे वो टैक्स वाले लोग भी आएंगे, एस्टेट प्लानिंग वाले लोग आएंगे, ठीक है, लीगल कोई अगर कोई किसी को इशू है वो सब, मतलब पूरे प्रॉपर इनकी एक टीम होती है। ये सिर्फ अकेले नहीं होते, और ये इनका पूरा प्रॉपर टेलर्ड होते हैं, स्पेशलाइज्ड होते हैं। ये किस चीज में, एक पूरे मैनेज करने में बहुत ज्यादा सम ऑफ मनी, ठीक है, करोड़ में, बिलियंस में इनके जो वो है एसेट्स को ये मैनेज करते हैं। ठीक है, तो प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट क्या होती है, ये कंबाइन करती है फाइनेंशियल प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। अब इन दोनों में फर्क है, फाइनेंशियल प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में मैं बताती हूँ क्या फर्क है। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है, फाइनेंशियल प्लानिंग मतलब मैं एक पूरा आप लोगों का जो एक आईपीएस है उसके थ्रू मैं पूरा आपसे क्वेश्चंस पूछ रही हूँ कि क्या क्या आपकी गोल्स है, क्या क्या नीड्स है। ठीक है, ये सब क्या हो गया, फाइनेंस की जब मैं प्लानिंग कर रही हूँ उसको मैं बोलती हूँ फाइनेंशियल प्लानिंग। और जब इन्वेस्टमेंट प्लानिंग क्या होती है, जब मेरे ये सारे गोल्स आ गए उसके बाद मैं डिसाइड करती हूँ, एसेट एलोकेशन वाला पार्ट है। एसेट एलोकेशन में जब मैं अलग अलग एसेट्स में डाल रही हूँ अपने पैसे, कि मेरे को कहाँ क्या डालना है, कितने पैसे डालने हैं और कैसे हम उस गोल्स को पूरा कर पाएंगे, उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। ठीक है, अब ये दोनों चीज क्या होती है, प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट के अंडर आएगी, जिसमें हम हेल्प करते हैं इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। ठीक है, पर्टिकुलरली हम किसको हेल्प कर रहे हैं, एक तो एचएनआईज, ठीक है, अल्ट्रा एचएनआईज, इन सब लोगों की वेल्थ को मैनेज करने में हम उनकी हेल्प कर रहे हैं। इनकी क्या होती है, पर्सनलाइज्ड फाइनेंशियल प्लानिंग होती है, स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल एडवाइस होती है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करते हैं लोग, एडवाइस करते हैं। ठीक है, टैक्स प्लानिंग करेंगे, एस्टेट प्लानिंग मैटर्स करेंगे, तो इसकी वजह से उनको एक पूरी बड़ी टीम भी रखनी पड़ती है। ठीक है, उनको हाईली टेलर्ड सर्विस प्रोवाइड करते हैं, क्या क्या, टैक्स एडवाइजरी, एस्टेट प्लानिंग, वेल्थ ट्रांसफर, अगर किसी को जनरेशनल वेल्थ ट्रांसफर करनी है उसमें भी हेल्प होती है। मल्टी जनरेशनल प्लानिंग कर रहे हैं वो, कि मतलब 7 पुश्ते बोलते हैं ना, जैसे 7 पुश्ते बैठकर खाएंगी, तो इसका मतलब कि बहुत ज्यादा, अगर कोई मुकेश अंबानी की कोई प्राइवेट वेल्थ मैनेजर होगा तो वो पूरा मतलब कितने जनरेशंस की वेल्थ मैनेज करेगा उस पर्टिकुलर, जो भी अभी मुकेश अंबानी सर की जो भी एसेट होगी उनसे। ठीक है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मैक्सिमाइज करना आफ्टर टैक्स वेल्थ। ये क्या करते हैं, ये ऐड करते हैं वैल्यू बाय परचेजिंग अंडर वैल्यूड सिक्योरिटीज, सेलिंग ओवर प्राइस सिक्योरिटीज,
एंड इम्प्रूविंग एसेट एलोकेशंस करते हैं। ये सेम जैसे नॉर्मल चलती है हमारी जो अभी तक हमने देखा पूरा जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में, बट इसमें ये एक लार्ज स्केल पे काम करते हैं। इनके पास बहुत ज्यादा फंड्स होते हैं, तो इनके पास इनकी लिमिटेशंस भी है लार्ज फंड्स की, क्योंकि बहुत ज्यादा लार्ज फंड मैनेज करना एक अपने में ही एक टास्क है, ठीक है। सब नहीं कर सकते। हाईली स्पेशलाइज, हाईली एक्सपीरियंस्ड जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो ये करते हैं इस पूरी सर्विसेज को, ठीक है। बट इसमें एक अगर इसकी एडवांटेज भी ये है कि हम जो डिफिकल्ट जो कॉम्प्लेक्स अपनी स्ट्रैटेजीज है वो यूज कर सकते हैं, वो उसको हम हेल्प कर सकते हैं, उसमें हम पूरा अपनी कॉम्प्लेक्स और डाइवर्स स्ट्रैटेजीज जो है वो ले सकते हैं। और हम बहुत अपने जो क्या कहते हैं प्राइवेट जो वो नहीं होते प्राइवेट पूरा अपना मार्केट, उसमें हम प्राइवेट इक्विटी, वेल्थ, इन सब में हम अपने पैसे डाल सकते हैं, ठीक है। एफिशिएंट टैक्स मैनेजमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इनके पास लार्ज सम ऑफ मनी, ये एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि इनके पास बहुत ज्यादा लार्ज सम ऑफ अमाउंट है, तो उसकी वजह से टैक्स भी इनको ज्यादा देना पड़ेगा। तो इसलिए एफिशिएंट टैक्स मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के कॉस्ट को। वेल्थ इन अ ग्लोबल कंटेक्स्ट, अब हम इसमें ना देखेंगे कि हम डिफाइन कैसे करते हैं वेल्थ को, डेफिनेशन देखेंगे सबसे पहले तो, फिर हम देखेंगे सोर्सेज क्या क्या है वेल्थ की, सोर्सेज ऑफ वेल्थ क्या है, फिर हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, ठीक है, कैसे कैसे पूरी जो पूरे ग्लोबली कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या लिख रही हूँ, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। डिफाइनिंग वेल्थ क्या होती है, वेल्थ को हम कैसे डिफाइन करते हैं। अब इसके बहुत सारे टर्म्स हैं जो हम अलग अलग कंटेक्स्ट में देखते हैं, ठीक है। वेल्थ क्या होती है, वेल्थ रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ ऑल द एसेट्स माइनस लाइबिलिटी और डेट्स ओन, जो मैं बता चुकी हूँ। एग्रीगेट वेल्थ क्या होती है, टोटल वैल्यू ऑफ जो भी जितना भी है, ठीक है, पर्सनल प्रॉपर्टी, फाइनेंशियल एसेट्स, ये मैं अभी बताऊंगी, रियल एसेट्स, राइट्स, ये सारी। नेटवर्थ क्या होती है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, ठीक है, माइनस करके जो भी जिसकी वैल्यूज जो है वो रिलेटिवली इजी टू मेजर है, उनको हम क्या बोलते हैं, नेटवर्थ, ठीक है। बैलेंस शीट फॉर इंडिविजुअल, अगर हम किसी इंडिविजुअल की बैलेंस शीट देख रहे हैं तो उसमें हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो ऐड करेंगे, रिटायरमेंट पोर्टफोलियो ऐड करेंगे, रियल एस्टेट ऐड करेंगे, अदर टेंजिबल जिसको हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं, ऐसे एसेट्स, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल, इंटेंजिबल जिसको हम नहीं टच कर सकते, गुडविल हो गया जिसमें हम देखते हैं, ठीक है। और लाइबिलिटीज में हम क्या लेंगे, मॉर्गेज, अगर कोई डेट ले रखा है, ठीक है, कोई क्रेडिट कार्ड का डेट है, कोई ऑटो लोन है, कोई बिजनेस या फिर अदर डेट्स है, ठीक है, वो सब। अब इसमें बोल रहे हैं पर्सनल प्रॉपर्टी, पर्सनल प्रॉपर्टी में क्या आएगा, ऑटोमोबाइल्स, जो भी कार्स है, क्लोथ्स है, फर्नीचर्स है, पर्सनल रेसिडेंस, अगर पर्सनल रेसिडेंस, और जो एक जो प्राइमरी रेसिडेंस होता है, जो भी फर्स्ट ले रखा होता है या फिर जिसपे भी वो स्टे कर रहा है, रिसाइड कर रहा है, वो उसको हम बोलते हैं पर्सनल रेसिडेंस। उसके अलावा जितनी भी प्रॉपर्टीज होगी उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंटल प्रॉपर्टी, ठीक है। अब जो पर्सनल प्रॉपर्टी है, दे आर नॉट एक्सपेक्टेड टू अप्रिशिएट करने के लिए हम वो नहीं ले रहे, ठीक है। और जो इंडिविजुअल के पास ना उसकी वैल्यू ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू द मार्केट वैल्यू। फाइनेंशियल वेल्थ क्या होती है, फाइनेंशियल वेल्थ होती है ये जितने भी फाइनेंशियल एसेट्स है, सच एज पब्लिकली ट्रेडेड इक्विटी, डेट, इन्वेस्टमेंट्स होगी, जो भी पूल्ड व्हीकल्स लाइक म्यूचुअल फंड्स, ऑल्टरनेट एसेट्स लाइक हेज फंड्स, प्राइवेट इक्विटी, प्राइवेट डेट इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, ये सारी चीजें होगी। फिर ये एक्सक्लूड करती है डायरेक्ट ओनरशिप इन नॉन पब्लिकली ट्रेडेड लाइक फैमिली बिजनेसेस। फाइनेंशियल वेल्थ क्या होगी, पब्लिकली ट्रेडेड इक्विटी, जो भी बहुत ज्यादा जिसमें हम थोड़ी लिक्विड एसेट्स में डाल रहे पैसे, ठीक है। रियल वेल्थ क्या होती है, रियल वेल्थ यानी कि tangible assets, स्पेशली इंक्लूडिंग रियल एस्टेट, कमोडिटीज एंड अदर ओन्ड एसेट्स, एक्सक्लूडिंग बोथ प्रॉपर्टी एंड फाइनेंशियल एसेट्स, ठीक है। इसमें क्या है, हम फैमिली वाले जो बिजनेस है उसको एक्सक्लूड करें, इसमें हम पर्सनल प्रॉपर्टी और फाइनेंशियल एसेट्स को एक्सक्लूड करें, ठीक है। प्रोडक्टिव वेल्थ क्या होती है, बिजनेस वाला जो भी बिजनेस से रिलेटेड जो वेल्थ जनरेट हो रही है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्टिव वेल्थ। लिक्विड अवेलेबल और कैश वेल्थ क्या होगी, जो भी बहुत ज्यादा लिक्विड एसेट्स होंगे हमारे पास, एग्जांपल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, बैंक डिपॉजिट हो गए, जो भी हम जल्दी से उसको हम लिक्विफाई कर सकते हैं। इन्वेस्टेबल वेल्थ जिसको हम इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट, ठीक है, सबसेट होता है वो फाइनेंशियल एसेट्स का। इन्वेस्टेबल नेटवर्थ क्या होती है, इट इज सम ऑफ लिक्विड एसेट्स माइनस शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज, ठीक है। अब इकोनॉमिक नेटवर्थ क्या होती है, जो भी फ्यूचर में उसके पास एसेट्स आने वाले हैं फॉर कंजम्पशन, जैसे कि इंडिविजुअल की ह्यूमन कैपिटल और पेंशन बेनिफिट जो भी आएगी उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक नेटवर्थ। ह्यूमन कैपिटल क्या होती है, ह्यूमन कैपिटल जब जो अगर कोई पर्सन है वो अपने आवर्स को सैक्रिफाइस करे, ट्रेड ऑफ कर रहा है, एक तरह से ट्रेड कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू योर इनकम, ठीक है, वो अपने कुछ काम कर रहा है, ठीक है, वेजेस कलेक्ट कर रहा है और उससे क्या उसको मिल रहा है, एक अर्निंग्स, उसको इनकम
प्रोवाइड हो रही है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, ह्यूमन कैपिटल। और वो चलेगी जैसे फ्यूचर है ना, फ्यूचर से मतलब जो भी उसकी प्रेजेंट वैल्यू अगर निकालेंगे तो जो भी फ्यूचर के उसके वो इनकम आने वाली है उसको हम डिवाइड करेंगे, डिस्काउंट करेंगे विद अ पर्टिकुलर विद द सुटेबल डिस्काउंट रेट के साथ, ठीक है। अब बोल रहे सोर्सेज ऑफ ग्लोबल वेल्थ। ग्लोबल वेल्थ कैसे, जो वेल्थ है वो जनरेट ही कैसे होती है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस, ठीक है, इंक्रीज इकोनॉमिक एंड बिजनेस कंपटीशन। जब भी कोई इंक्रीज इकोनॉमिक एंड बिजनेस कंपटीशन होता है उससे हमारी वेल्थ जनरेट होती है। ब्रॉड डी रेगुलेशन, जब भी प्राइवेटाइजेशन एक तरह से, जब भी जो गवर्नमेंट्स है वो क्या करती है, डी रेगुलाइज करती है, मतलब अपने हाथ में जो उन्होंने बहुत सारे ले रखी होती है, क्या कहते हैं, इंडस्ट्रीज या फिर बहुत सारे सेक्टर्स जो होते हैं गवर्नमेंट के हाथ में होते हैं। जैसे कि 1991 में हम सबको पता है एलपीजी जो रिफॉर्म्स आए थे वो हुए थे, ठीक है, उसमें क्या हुआ था, दिस इज योर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन हुई थी। ये एक अटेम्प्ट था इंडिया को जो बहुत ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस में फंस गई थी 1991 में, उसको निकालने के लिए। तो जिसमें से एक जो पार्ट था वो तो प्राइवेटाइजेशन का। प्राइवेटाइजेशन में जो गवर्नमेंट थी उन्होंने बहुत सारी जितनी भी सेक्टर्स इकोनॉमी थी वो प्राइवेट सेक्टर्स को दे दी थी, बस उसमें 4 जो इंडस्ट्रीज थी वो अपने पास रखी थी, ठीक है, जिसमें से मेरे को जो 2-3 याद है वो है, उसमें एक तो डिफेंस सेक्टर रखा था, रेलवेज, ठीक है, ये 2 जो थी ना ये अपने हाथ में रखी थी, क्योंकि ये एक सिक्योरिटी का पूरा मैटर हो जाता है कंट्री का। तो वो प्राइवेट लोगों, प्राइवेट जो हैंड्स है उनमें देने में वो नहीं, उसको सही लगा उनको, ठीक है, वो सही नहीं था। मतलब बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज, मतलब जैसे कि मेड इन इंडिया वाली पॉलिसीज हो गई, ठीक है, और आत्मनिर्भर भारत हो गया, ठीक है, ये क्या है, हमारी सारी बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज है। प्राइवेटाइजेशन, जो भी प्राइवेट मार्केट्स को, प्राइवेट इंडस्ट्रीज, जो हम प्राइवेट सेक्टर्स को, जो हम इंडस्ट्रीज ट्रांसफर करते हैं जो गवर्नमेंट के हाथ में होती है। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है कि हम उन लोगों को स्किल्स प्रोवाइड करें कि वो बिजनेस करे। बिजनेस पॉलिसीज जब हम इंक्लूड वो करते हैं कि बिजनेस में ज्यादा लोग आए, ठीक है, और जो हमारे स्टार्टअप्स है उन सबको एक वो मिलता है, जब उनको सब्सिडीज मिलती है, उनको एक प्रोत्साहन मिलता है, ठीक है, मोटिवेशन प्रोवाइड करते हैं गवर्नमेंट। बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जिससे वो एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करती है। चेंजेस इन इंटरनेशनल ट्रेड, जिसको हम ग्लोबलाइजेशन भी बोलते हैं, कि हम पूरी जो ग्लोब से पूरी और कंट्रीज से कनेक्टेड हो जाते हैं। 8th हमारा पॉजिटिवली ट्रेंडिंग एसेट प्राइस एप्रिसिएशन, जो भी हमारे जितने भी एसेट थे उनके प्राइस इंक्रीज होना, वो भी एक पर्टिकुलर बहुत इंपॉर्टेंट, ये एक इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट है। और हमारा है एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ज्यादा है, और भी मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें जिन्होंने मेजरली इम्पैक्ट किया टुवर्ड्स योर ग्लोबल वेल्थ जनरेशन। शिफ्ट टुवर्ड्स प्राइवेट मार्केट कैपिटलाइजेशन, इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इंप्रूवमेंट ऑफ हेल्थ केयर। इनहेरिटेड वेल्थ ट्रांसफर भी होती है, वो उससे वेल्थ जनरेट नहीं हो रही, बट उसमें जस्ट वो ट्रांसफर हो रही है, बट ये भी एक पार्ट है, ठीक है। एक्सीडेंटल वेल्थ क्या होती है, जो भी, या फिर एक्सीडेंटल वेल्थ क्या होती है, विंडफॉल गेन्स, अगर कोई लॉटरी खेल रहा है या कोई कुछ भी, मतलब सडनली उसको वेल्थ अगर कुछ मिल रही है, सडन फेम अगर कोई सोशल मीडिया या उससे मिल रहा है, उससे उसको पैसे मिल रहे हैं, वो भी एक सोर्स ऑफ वेल्थ है, ठीक है। प्राइवेटाइजिंग गवर्नमेंट एसेट, सेलिंग फैमिली ओन बिजनेसेस एंड इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग से भी पैसे जनरेट होते हैं। अब जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ डज नॉट डायरेक्टली ट्रांसलेट टू इनकम ग्रोथ, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है इसका मतलब ये नहीं कि सबकी इनकम भी बढ़ेगी। अगर हम बात करें कि किसी कंट्री की जीडीपी इंक्रीज हो रही है, दैट डज नॉट इक्वेट टू कि लोगों की जो पर कैपिटा इनकम है, जिसको हम बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम क्या होती है कि हर एक इंसान के पास कितनी इनकम आ रही है, वो बिल्कुल भी उसको जस्टिफाई नहीं करती। और जो वेल्थ ग्रोथ है डज नॉट डायरेक्टली रिफ्लेक्ट इनकम ग्रोथ। अगर किसी की वेल्थ इंक्रीज हो रही है इसका मतलब ये नहीं है इनकम ग्रोथ हो रही है। इसका एक वो पर्टिकुलर वो रीजन हो सकता है, क्योंकि इनकम ग्रोथ जो हमारे पास बीक्वेस्ट वगैरह आ रही है उससे हमें वेल्थ तो जनरेट हो रही है, बट इसमें इनकम जनरेट होना इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ कैन एक्सरबेट इनकम इनइक्वालिटी। हमें सबको पता है कि जैसे जैसे जितनी जल्दी से इकोनॉमिक ग्रोथ होती है उतना ही तेजी से हमारी इनकम इनइक्वालिटी बढ़ती है। वो हम नेक्स्ट अपने जो डे है, डे 42 में देखेंगे इनकम इनइक्वालिटी को और ज्यादा डेप्थ में। हाई कंसेंट्रेशन कैन रिड्यूस डिमांड फ्रॉम जनरल पॉपुलेशन, फर्दर कंसेंट्रेटिंग कैपिटल एंड वेल्थ इन द हैंड्स ऑफ ऑलरेडी वेल्दी। जो भी अमीर लोग हैं उनके पास और ज्यादा पैसा हो जाएगा, अमीर और अमीर हो जाएगा और गरीब हो जाएगा। Policy makers can implement policies that promote competition, dismantle oligopolies, monopolies, ठीक है, transfer wealth through taxation। अब इसमें बोल रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्लोबल वेल्थ क्या होती है। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब हम सबको पता है, जैसे डिस्ट्रीब्यूट क्या होता है, हम एक तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वेल्थ को, बट ऐसा नहीं होता है। वेल्थ हमेशा ना अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है।
हम इसमें ये बोलते हैं, एक ना आर्टिकल आया था बहुत टाइम पहले जब मैं स्कूल में थी, मैंने वो पढ़ा था, ठीक है, जिसमें ये बोल रहे थे कि जो 1% लोग है ना वो 60% वेल्थ, 1% पॉपुलेशन, ग्लोबल पॉपुलेशन, ठीक है, वो 1% लोग 60% वेल्थ, 60 भी नहीं 80%, ठीक है, मोर देन 60, 80% जो वेल्थ है ना जितनी भी पूरे ग्लोब की, उनको वो कंट्रोल कर रहे हैं। और जो 99% लोग है वो 20% जो भी वेल्थ है वो उनके हाथ में है। तो अब आप देख रहे हो कि 1%, जो टॉप के 1% है, सिर्फ उनके पास 80% है, 80%, मतलब मोर देन हाफ। और जो 99% लोग हैं उनके पास सिर्फ और सिर्फ 20% वेल्थ है, ठीक है। फर्स्ट, इस समय क्या है कि वेल्थ इज अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, सेकंड वेल्थ इज हाईली कंसंट्रेटेड, थर्ड वेरी फ्यू पीपल होल्ड लार्ज अमाउंट्स ऑफ वेल्थ, फोर्थ द नंबर ऑफ मिलीनियर्स इज इंक्रीजिंग ईच ईयर, बिकॉज जो मिलीनियर्स का ना एक कट ऑफ होता है, जैसे फोर्ब्स निकलते, फोर्ब्स की मैगजीन निकलती है, उसमें टॉप 35 अंडर 35, ठीक है, मिलीनियर्स अंडर 25, बहुत ऐसे रिच, टॉप रिच पीपल, इन सबकी लिस्ट निकलती है। तो उसमें एक ना क्राइटेरिया होता है कि हम कैसे उसको, क्राइटेरिया कैसे कट ऑफ होगा एक पर्टिकुलर, तो मिलीनियर्स को जो बोल रहे हैं उन्होंने 1 मिलियन रखा हुआ है, ठीक है, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। तो 10 लाख का जो कट ऑफ है वो इंक्रीज डिक्रीज होता रहता है ड्यू टू इकोनॉमिक ग्रोथ रेट्स, एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस और इन्फ्लेशन की वजह से। अब वही जो चीज है इसमें, जैसे जो ही मैंने बताई वही इसमें लिखा है। द ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ कैन बी शोन बाय कंपेयरिंग द वेल्थ ऑफ द टॉप वेल्थ ग्रुप्स। हम कंपेयर कर सकते हैं टॉप वेल्थ को एवरेज के साथ और एवरेज को बिलो एवरेज के साथ, ठीक है। जितने भी अलग अलग कंट्रीज है उनके पास भी वेरिंग डिग्रीज ऑफ वेल्थ इनइक्वालिटी होगी और इनकम इनइक्वालिटी उनके एक तो है कि कंट्री टू कंट्री भी वेरी करेगा, ठीक है, जैसे यूएस और अगर हम इंडिया को कंपेयर करें तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। इसमें एक इतना डिफरेंस है कि जो हमारा, जैसे मान लो अगर 2000, ठीक है, 2000 एक मिनिमम, अगर मैं बोल रही हूँ कि मिनिमम सैलरी है किसी की, ये एक जस्ट एन एग्जाम्पल है, और इसकी मैक्सिमम सैलरी 40,000 है, ओ सॉरी 4,000 है, या फॉर एग्जाम्पल 40,000 ले लो, ठीक है, 40,000 है, तो यूएस में मिनिमम 40,000 है, जो इनका मैक्सिमम है ना, जो मैक्सिमम बोल रहे हैं वो इनका मिनिमम है, ठीक है, इतना ज्यादा डिफरेंस है। और प्लस अगर हम पर्टिकुलरली इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी एक ह्यूज डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, कंट्री टू कंट्री तो है ही, विद इन कंट्रीज भी है, ठीक है। तो इसमें बोल रहे गिनी कोफिशिएंट, ठीक है, गिनी कोफिशिएंट क्या होता है, ये एक पूरी एक नंबर होता है 0 से लेके 1 में, जिसमें ये बताते हैं कि कितना ज्यादा जो वेल्थ है इनइक्वालिटी है उसमें, ठीक है, वो 0 से 1 तक होता है। 0 मतलब कि परफेक्ट इक्वालिटी है, सबको सबके पास इक्वल वेल्थ है। 1 रिप्रेजेंट्स परफेक्ट इनइक्वालिटी। अब लॉरेंस कर्व क्या होता है ये मेरे को बताना पड़ेगा, ठीक है, लॉरेंस कर्व क्या होता है। लॉरेंस कर्व ये मैंने ना अपने कॉलेज के टाइम पे पढ़ा था, इन्होंने जस्ट एक एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है, इन्होंने जस्ट एक लिखा हुआ है ये सब चीजें, बट मैं इसमें बताना चाहूंगी लॉरेंस कर्व में ना ऐसे एक लाइन बनी होती है, ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे शायद टोटल वेल्थ होती है, या यहाँ पे टोटल वेल्थ होती है, ठीक है, टोटल वेल्थ, और यहाँ पे पॉपुलेशन होती है, तो वो ना हमेशा ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे करके बना होता है, ठीक है। उसमें वो बोलते हैं कि जैसे जैसे हमारी जितना ज्यादा ये इसके इस वाली लाइन के पास होगा लॉरेंस कर्व, उतना कम हमारी इनइक्वालिटी है, जितना ये पास होगा उतना, तो इसका डिफरेंस देखते हैं, ये एक इनइक्वालिटी की लाइन है और ये एक इक्वालिटी की लाइन है, जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना ज्यादा इनइक्वालिटी होगी, ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं लॉरेंस कर्व, ठीक है। उसमें क्या होता है, व्हेन द गिनी कोएफिशिएंट्स राइज ओवर टाइम, जितना ज्यादा गिनी कोएफिशिएंट इंक्रीज होगा वेल्थ इनइक्वालिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है। इकोनॉमिक पॉलिसीज, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस, डेमोग्राफिक शिफ्ट्स कैन affect long term change in Gini coefficients over time. In a recession or depression, wealth becomes more concentrated among fewer peoples or households, raising the Gini coefficient. अब बोल रहे कि जो चेंजेस इन ग्लोबल इक्वालिटी होता है, इनइक्वालिटी, बोथ शिफ्ट्स इन वेल्थ इक्वालिटी विद इन कंट्री और बिटवीन कंट्रीज, ठीक है, जो मैं बता चुकी हूँ। द राइज ऑफ हाउस होल्ड वेल्थ इन मेनी इमर्जिंग मार्केट्स हैज पुश्ड ओवरऑल वेल्थ इनइक्वालिटी डाउन, ठीक है, जितना ज्यादा इमर्जिंग जो पुअर है, जो इतने ज्यादा रिच होंगे उतना ही ज्यादा इनइक्वालिटी डाउन जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जो प्राइवेट वेल्थ मैनेजर्स होते हैं वो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं क्लाइंट्स को, ठीक है, लेवल्स में डिवाइड करेंगे तभी तो वो वेल्थ मैनेज कर पाएंगे। जैसे एग्जांपल HNI होगा, ठीक है, वेरी हाई नेटवर्थ, ठीक है, VHNWIs होंगे, अल्ट्रा HNIs होंगे, हाँ, ठीक है। और अब बस जो ये सेगमेंटेशन है ये एक तो फुल्ली कैप्चर नहीं करती, ठीक है, क्योंकि अलग अलग, अब हम किसी को अगर अल्ट्रा HNI बोल रहे हैं या HNI बोल रहे हैं तो उसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं अलग अलग, जैसे क्लाइंट की लीगल और फिजिकल डोमिसाइल कहाँ रह रहा है, ये सब चीजें, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, वो इम्पैक्ट करते हैं पूरे हम इस सेगमेंटेशन को। जो प्राइवेट वेल्थ मैनेजर्स होते हैं वो प्रायोरिटाइज करते हैं लिक्विड और इन्वेस्टेबल वेल्थ ओवर टोटल वेल्थ, ठीक है, कि किस पे ज्यादा फोकस करें, वो लिक्विड और इन्वेस्टेबल वेल्थ पे एज कंपेयर टू टोटल वेल्थ।
फैमिली ऑफिसेस क्या होते हैं? फैमिली ऑफिसेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां से एक पैसा आ रहा है, ठीक है, प्लेज अ वाइटल रोल इन मैनेजिंग अल्ट्रा एचएनआईज वेल्थ. These firms offer a wide range of wealth management services, जो मैं बता चुकी हूँ, टेलर्ड सर्विसेज होती है. प्राइमरी इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? To preserve and grow wealth across generations while tackling the unique challenges and opportunities associated with significant wealth. With this we have completed our today's task. आई होप कि सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है, ठीक है, बहुत सब लोग कंसिस्टेंट है और डेली डेली आकर पढ़ रहे हैं, टाइपिंग कर रहे हैं, क्वेश्चंस कर रहे हैं और नोट्स बना रहे हैं, ठीक है. बहुत इंपॉर्टेंट है अपने खुद के नोट्स होना, ठीक है. मैं तो पढ़ा रही हूँ बट आप लोगों को रीड करना बहुत ज्यादा जरूरी है. और अगर ठीक है इसमें तो हम देख देख के पढ़ रहे हैं, इसको अगर कुछ मतलब इसमें कोई नोट्स वगैरह बनाने होंगे तो स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना आप लोग, ठीक है. और इसको बार बार रिवाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है. हम ऑलमोस्ट हमने चौथे उस पे पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन चौथे सब्जेक्ट पे 6 सब्जेक्ट्स में से, तो जो पास्ट का है, जो हमने एसेट एलोकेशन, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन और हमने डेरिवेटिव्स एंड रिस्क मैनेजमेंट हम कंप्लीट कर चुके हैं. उसको बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम उसको बार बार रिवाइज करें, अदरवाइज वो जो कंसेप्ट है वो वॉश आउट होने लग जाएंगे हमारे ब्रेन से, ठीक है. रिविजन इज अ मस्ट, सो कीप रिवाइजिंग ऑल द स्टफ्स टाइम टू टाइम, ठीक है. और हैप्पी स्टडिंग, कीप लर्निंग, स्टे मोटिवेटेड, स्टे कंसिस्टेंट, स्टे एक्टिव, स्टे हेल्दी, फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है. मौसम चेंज हो रहा है क्योंकि. तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है. ओके बाय, साइनिंग ऑफ.